ये समय भी निकल जाएगा। एक अमीर बूढ़ा मरने वाला था। डॉक्टर कह चुके थे कि वह 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। अब इस बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और उन तीनों के बीच अपनी जायदाद बराबर बांट दी, मगर अपने सबसे छोटे बेटे को उसने एक छोटी अंगूठी और भेंट की। उसने कहा, क्योंकि तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो और तुम्हें औरों जितना तजुर्बा नहीं है, मैं तुम्हें ये अंगूठी देता हूँ। जब भी कोई परेशानी हो, कोई कठिन परिस्थिति हो, इस अंगूठी का इस्तेमाल करना, उससे पहले नहीं। और आखिर में इस अंगूठी का जिक्र किसी से ना करना। सबसे छोटे बेटे ने वो अंगूठी ली, अपनी उंगली में पहनी और धीरे धीरे उसके बारे में बिल्कुल भूल गया। तीनों बेटों ने अपना अपना व्यापार लगाया। सबसे छोटे ने जहाज का बिजनेस शुरू किया। एक बार एक ही दिन में उसके 2 जहाज डूब गए। नतीजतन एक ही झटके में उसकी सारी दौलत चली गई और वो सड़क पर आ गया। उसे अपना घर बेचना पड़ा और उसके दरवाजे के बाहर लेनदारों की कतार के चलते वो सोचने लगा कि इस परेशानी से कैसे निकले। तभी उसे अपने पिता की सलाह याद आई। उसने अपनी अंगूठी निकाली और उसे देखा। उसने देखा कि पत्थर के नीचे कुछ लिखा हुआ था। वो तुरंत पत्थर को पॉलिश करने में लग गया ताकि वो पढ़ सके वहाँ क्या लिखा है। बहुत पॉलिश करने के बाद उसे लगा कि इतना बारीक वो अपनी आंखों से नहीं पढ़ पाएगा। वह एक पारदर्शक लेंस लेकर आया और जोर देकर शब्द पढ़ने लगा। जो उसने पढ़ा उससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वहाँ लिखा था, मेरे बेटे तसल्ली रखो, ये समय भी बीत जाएगा। इस छोटे से वाक्य ने उसकी जिंदगी बदल दी। मुस्कुराते रहिए। पहले विश्व युद्ध के दौरान एक सैनिक के भय की सीमा नहीं रही जब उसने देखा उसका बचपन का दोस्त घायल हो गया है, एक ट्रेंच में फंसे हुए, जहां सर के ऊपर गोलियों की बौछार हो रही थी। सैनिक ने अपने अफसर से पूछा कि क्या वह किसी की भी जगह नहीं क्षेत्र में ट्रेंच में जाकर अपने गिरे हुए साथी को ला सकता है। अफसर ने कहा, तुम जा सकते हो, मगर मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा है। तुम्हारा दोस्त शायद अब तक मर चुका होगा और तुम यूं ही अपनी जान जोखिम में डालोगे। अफसर की बात नजरअंदाज कर सैनिक फिर भी चल दिया। किस्मत अच्छी थी कि वह अपने दोस्त तक पहुंच गया। उसने उसे कंधे पर उठाया और अपनी कंपनी के ट्रेंच में ले आया। जैसे ही दोनों ट्रेंच में लुढ़के, अफसर ने घायल सैनिक की ओर देखा और फिर सहानुभूति से उसके दोस्त को। मैंने कहा था कोई फायदा नहीं है, अफसर ने कहा। तुम्हारा दोस्त मर चुका है और तुम बुरी तरह से घायल हो गए हो। फायदा था सर, सैनिक ने जवाब दिया। क्या मतलब फायदा था, अफसर ने पूछा। तुम्हारा दोस्त मर चुका है। हाँ सर, सैनिक ने जवाब दिया, मगर फायदा इसीलिए था क्योंकि जब मैं उसके पास पहुंचा वो जिंदा था और मुझे ये सुनने की संतुष्टि मिली कि उसने कहा, जिम, मैं जानता था तुम आओगे। जिंदगी में कई बार चाहे कोई चीज करने लायक हो या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि आप उसके लिए क्या नजरिया अपनाते हैं। अपनी सारी हिम्मत जोड़कर वो करे जो आपका दिल आपको करने को कहे, ताकि जीवन में बाद में दुख ना रहे कि उस वक्त क्यों नहीं किया। प्रार्थना करता हूँ कि आप में से हर किसी को सच्चे दोस्तों का साथ मिले। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो तब अंदर आता है जब बाकी दुनिया निकल चुकी होती है। युद्ध नहीं बताता कौन सही है, युद्ध सिर्फ ये बताता है कि कौन बच गया है। वो छोटा लड़का। जैसे ही सर्जन ऑपरेशन रूम से बाहर निकला, सैली एकदम से खड़ी हो गई। उसने पूछा, कैसा है मेरा नन्हा बेटा, क्या वो ठीक हो जाएगी? मैं उससे कब मिल सकती हूँ? सर्जन ने कहा, माफ कीजिएगा, हमने सब कोशिश की मगर आपके बेटे को नहीं बचा सके। सैली ने कहा, छोटे बच्चों को क्यों कैंसर होता है? क्या भगवान को फिक्र नहीं? कहाँ थे भगवान जब मेरे बेटे को आपकी जरूरत थी? सर्जन ने कहा, क्या आप अपने बेटे के साथ कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहेंगी? कुछ ही देर में एक नर्स बाहर आ जाएगी, इससे पहले कि इसे यूनिवर्सिटी ले जाया जाए। सैली ने नर्स को उसके साथ रुकने को कहा जब तक वह अपने बेटे को अलविदा कहे। उसने प्यार से उसके घने लाल बालों में उंगलियां फेरी। नर्स ने पूछा, क्या आप उसके बालों की एक लट रखना चाहेंगी? सैली ने हाँ में गर्दन हिला दी। नर्स ने लड़के के बालों से एक कुच्चा काटा, एक थैली में डाला और उसे सैली को दे दिया। माँ ने कहा, यह जिमी का आइडिया था, उसके शरीर को यूनिवर्सिटी तो पढ़ने के लिए दे दिया जाए। उसने कहा, इससे शायद किसी की मदद हो जाए। मैंने पहले मना कर दिया मगर जिमी ने कहा, माँ, मैं मरने के बाद इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा। शायद इससे किसी और बच्चे को मदद मिल जाए और वो अपनी माँ के साथ एक और दिन बिता पाए। हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था। 6 महीनों से ज्यादा समय यहाँ बिताने के बाद सैली चिल्ड्रन मर्सी हॉस्पिटल से आखिरी बार बाहर निकली। उसने जिमी के सामान वाला बैग अपनी कार में अपनी बगल वाली सीट पर रखा। घर का रास्ता कठिन था और उससे भी ज्यादा कठिन था एक खाली घर में लौटना। वो जिमी का सामान और थैली में उसके बालों का गुच्छा लिए जिमी के कमरे में आ गई। उसने उसकी कार और अन्य चीजें उसके कमरे में पहले की ही तरह लगा दी।
वो उसके पलंग पर लेट गई और उसके तकिए को पकड़कर रोते रोते सो गई। आधी रात के करीबन सैली की आंख खुली। पलंग पर उसकी बगल में एक मोड़ा हुआ खत रखा था। उसमें लिखा था, प्यारी माँ, मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत मिस करेंगी, मगर यह कभी मत सोचना कि मैं आपको भूल जाऊंगा या आपको प्यार करना कम कर दूंगा, सिर्फ इसीलिए कि मैं आपके पास नहीं हूँ आपको आई लव यू कहने के लिए। मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा माँ, हर दिन और ज्यादा। किसी दिन हम एक दूसरे को दोबारा जरूर देखेंगे। तब तक अगर आप कोई छोटा बच्चा गोद लेना चाहें ताकि आप अकेले ना रहें तो ऐसा कर लेना। वो मेरा कमरा और मेरा सामान इस्तेमाल कर सकता है, मगर अगर आप एक लड़की गोद लेना चाहें तो उसे शायद लड़कों वाली चीजें पसंद ना आए। फिर आप जानती है ना कि आपको उसके लिए गुड़ियाएं और लड़कियों वाला सामान लाना होगा। मेरे बारे में सोचकर दुखी मत होना, ये बहुत अच्छी जगह है। जैसे ही मैं यहाँ आया मुझे दादा दादी मिल गए और मुझे आसपास घुमाया, मगर सब कुछ देखने में अभी समय लगेगा। फरिश्ते तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे उन्हें उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। और जानती हो क्या, जीसस अपनी तस्वीरों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। हाँ, जब मैंने उन्हें देखा तो मैं देखते ही जान गया कि ये वो है। जीसस खुद मुझे भगवान दिखाने ले गए और बूझो क्या माँ, मैं भगवान की गोद में बैठा और उनसे बात की मानो मैं कोई खास हूँ। तभी मैंने उनसे कहा कि मैं आपको चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, आपको अलविदा कहना चाहता हूँ, मगर मैं पहले से ही जानता था कि मुझे इसकी इजाज़त नहीं। और जानती हो क्या माँ, भगवान ने मुझे एक पेपर और उनका अपना पेन दिया आपको चिट्ठी लिखने के लिए। मुझे लगता है गैब्रियल नाम का फरिश्ता आपको ये चिट्ठी देने आएगा। भगवान ने मुझे कहा कि मैं आपको इस सवाल का भी जवाब दूं जो आपने पूछा था कि वो कहाँ थे जब मुझे उनकी ज़रूरत थी। भगवान ने कहा कि वो वहीं थे जहाँ मैं था, जैसे कि वो तब भी वहाँ थे जब उनके बेटे जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था। वो तब भी वहीं थे जैसे कि वो अपने सभी बच्चों के साथ होते हैं। और हाँ माँ, आपके अलावा और कोई नहीं देख सकता जो मैंने आपको लिखा है। बाकियों के लिए ये सिर्फ एक खाली कागज का टुकड़ा है। कमाल है ना माँ। अब मुझे भगवान को उनका पेन वापस देना है, उन्हें जीवन की किताब में कुछ और नाम लिखने हैं। आज मुझे जीसस के साथ खाने की मेज पर बैठने का मौका मिलेगा। मुझे यकीन है खाना बहुत स्वादिष्ट होगा। और हाँ, मैं तो कहना ही भूल गया, मुझे अब दर्द नहीं होता, कैंसर चला गया है। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था और भगवान मुझे इतने दर्द में नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने दया के फरिश्ते को मुझे लाने भेजा। फरिश्ते ने कहा कि मैं एक खास बच्चा हूँ, है ना। कितने मजे की बात। प्यार सहित भगवान जीसस और मैं। जिंदगी वही है जो आप इसमें डालते हैं। एक पिता और बेटा पहाड़ों में सैर कर रहे थे, तभी बेटा गिर पड़ा और उसके चोट लग गई और वह जोर जोर से रोने लगा। वो हैरानी हुई जब उसने अपने रोने की आवाज पहाड़ों से वापस आती सुनी। उत्सुक होकर उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, कौन हो तुम? जवाब सुनकर वो क्रोधित हो गया और चिल्लाया, कायर। तुरंत जवाब आया, कायर। उसने अपने पिता से पूछा, ये क्या हो रहा है? पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे बेटे ध्यान से सुनो। और तब उसने पहाड़ को जोर से कहा, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। आवाज आई, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। पिता फिर चिल्लाए, तुम एक चैंपियन हो। जवाब आया, तुम एक चैंपियन हो। लड़का हैरान था मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब उसके पिता ने उसे कहा, लोग इसे गूंज कहते हैं मगर असल में ये जिंदगी है। वो तुम्हें वही सब देती है जो तुम कहते और करते हो। हमारी करने की आईना है। अगर तुम दुनिया में और प्यार चाहते हो तो अपने दिल में और प्यार पैदा करो। अगर अपनी टीम से अच्छा काम चाहते हो तो अपना काम बेहतर करो। जिंदगी तुम्हें वह सब देगी जो तुम उसे दोगे। नजरिया। टीचर 7 वर्षीय अर्णव को गणित पढ़ा रही थी जब उसने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेव दूं और एक सेव दूं और एक सेव दूं तो तुम्हारे पास कितने सेव हो जाएंगे? कुछ पल में अर्णव ने विश्वास से जवाब दिया, 4। हैरान टीचर को लगा वो बिना मुश्किल इसका सही जवाब 3 दे सकेगा। वो निराश हो गई, शायद बच्चे ने ठीक से सुना नहीं होगा। उसने सोचा। उसने दोबारा कहा, अर्णव ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक सेव दूं और एक सेव दूं और एक सेव दूं तो तुम्हारे पास कितने सेव हो जाएंगे? अर्णव अपने टीचर की शक्ल पर निराशा देख चुका था। उसने दोबारा अपनी उंगलियों पर गिना, मगर अंदर ही अंदर वह उस जवाब को देना चाहता था जिससे टीचर खुश हो जाए। उसका मन सही जवाब नहीं तलाश रहा था, वो वह
जवाब तलाश रहा था जिसे सुनकर टीचर खुश हो जाए। इस बार कुछ हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया 4। टीचर की शक्ल पर अभी भी निराशा थी। उन्हें याद आया कि अर्णव को स्ट्रॉबेरी पसंद है। उसने सोचा शायद अर्णव को सेब पसंद नहीं हो, इसलिए वह ध्यान नहीं दे पा रहा है। इस बार बनावटी उत्साह और आंखों में चमक लिए उन्होंने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूं और एक स्ट्रॉबेरी दूं और एक स्ट्रॉबेरी दूं तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी हो जाएंगी? टीचर को खुश देखकर नन्हे अर्णव ने एक बार फिर अपनी उंगलियों पर गिना। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, मगर टीचर पर था। वह चाहती थी उनकी नई युक्ति काम आ जाए। हिचकिचाहट भरी मुस्कान के साथ नन्हे अर्णव ने पूछा, 3? अब टीचर के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उनकी युक्ति काम कर गई थी। वह खुद को बधाई देना चाहती थी, मगर अभी भी एक चीज बाकी थी। एक बार फिर उसने पूछा, अब मैं तुम्हें एक सेब दूं और एक सेब दूं और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? अर्णव ने तुरंत जवाब दिया, 4। टीचर हैरान थी। कैसे अर्णव, कैसे? उसने चिढ़कर गुस्से में पूछा। धीमी और दुबकती आवाज में अर्णव ने कहा, क्योंकि मेरे बैग में पहले से एक सेब है। सबक, अगर कोई आपको आपकी समझ से अलग जवाब देता है तो यह मत समझिए वो गलत है। शायद ऐसी कोई बात हो जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको सुनकर समझना होगा, मगर कभी भी पहले से निर्णय बनाकर नहीं सुने। अधिकतर हम दूसरे व्यक्ति का नजरिया समझने की कोशिश नहीं करते और उन्हें गलत मान लेते हैं, मगर असलियत में हमें सिर्फ उसे समझाने का मौका देने की जरूरत होती है। नई शुरुआत। महान अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन इस बात के परिचायक है कि क्या हो सकता है अगर विपरीत परिस्थिति में भी हम सकारात्मक पहलुओं पर गौर करें। जब एडिसन 67 वर्ष के थे, तब देर रात लगी एक आग में इनकी कंपनी जलकर खाक हो गई और इनकी जीवन भर की मेहनत आग के धुएं में उड़ गई। हालात तब और बदतर हो गए जब एहसास हुआ कि कंपनी का इंश्योरेंस केवल 2,38,000 का था, जबकि नुकसान 2 करोड़ का। अगले दिन एडिसन अपनी जली हुई जमीन का निरीक्षण कर रहे थे। दोस्त और परिवार वाले बूढ़े एडिसन के आसपास थे और उन्हें सहानुभूति दे रहे थे। एडिसन ने सभी आगंतुकों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। जली हुई सीमेंट की बिल्डिंग की तरफ इशारा कर बोले, देखो, हमारी सारी गलतियां जल चुकी है। शुक्र है भगवान का कि अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर एडिसन इस परिस्थिति में सकारात्मक की जगह एक नकारात्मक नजरिया रखते तो वो इस आगजनी की घटना को सब छोड़ देने का बहाना बना सकते थे और फिर दुनिया उनके कुछ महान आविष्कारों से अनजानी रह जाती। उन्हें याद रखें जिन्होंने आपका साथ दिया है। उन दिनों की बात है जब एक आइसक्रीम संडे भी अब से बहुत कम में आ जाती थी। एक 10 साल का लड़का एक होटल की कॉफी शॉप में गया और एक टेबल पर जाकर बैठ गया। एक महिला वेटर ने उसके सामने पानी का एक गिलास लाकर रख दिया। एक आइसक्रीम संडे कितने की है? उसने पूछा। 50 रुपए की, महिला ने जवाब दिया। बच्चे ने अपनी जेब से अपना हाथ निकाला और अपने पैसे गिनने लगा। अच्छा, एक सादी आइसक्रीम कितने की आएगी? उसने पूछा। अब तक और भी लोग होटल में आ चुके थे और खाली टेबल का इंतजार कर रहे थे और महिला वेटर भी अब अपना संयम खो रही थी। 35 रुपए की, उसने रुखाई से कहा। बच्चे ने फिर से अपने सिक्के गिने और कहा, मैं एक सादी आइसक्रीम लूंगा। महिला ने आइसक्रीम लाकर रखी और साथ ही बिल रखकर वहां से चली गई। लड़के ने आइसक्रीम खाई, पैसे दिए और चला गया। जब महिला टेबल पोंछने वापस आई तो उसकी आंखों से आंसू बह चले। वहां खाली प्लेट के पास 15 रुपए रखे थे। वो लड़का आइसक्रीम संडे खा सकता था, मगर उसने केवल इसलिए नहीं खाई ताकि वह महिला के लिए टिप्स छोड़ सके। मानसिक रोगी बच्चे। जब मैं इंडियाना रिटार्डेड बच्चों के संस्थान में भाषण देने गया तो मुझे एहसास हुआ कि वहां पर आए ज्यादातर लोग या तो मानसिक रोगी बच्चों के माता पिता थे या उनके शिक्षक, और वो बच्चों के साथ होते बर्ताव को लेकर बेहद संवेदनशील थे। इसीलिए मैंने उनसे कहा, देवियों और सज्जनों, मिशिगन में हम हमारे विद्यालयों में मानसिक रोगी बच्चों को साधारण बच्चों के साथ एक ही कक्षा में मिलकर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और हाल ही में हमने यह तरीका 6ठी कक्षा में लागू किया। आधी छुट्टी का समय था और एक बच्चे ने दूसरे से कहा, आओ टेरसा चले। एलिजाबेथ की चिंता मत करो, वो तो पागल है। जब वो चले गए तब एलिजाबेथ, जो मानसिक रोगी थी मगर बहरी नहीं, धीरे से उठकर अपनी कक्षा तक गई और टीचर से पूछा, मिस ब्राउनिंग, क्या मैं पागल हूँ? मिस ब्राउनिंग ने उसकी बात सुनकर एक मीठी मुस्कान दी और एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर कहा, हाँ एलिजाबेथ, तुम पागल हो। एक पल ठहर कर उन्होंने कहा,
और एलिजाबेथ मैं भी पागल हूँ। हर कोई पागल है क्योंकि भगवान ने किसी को भी बिल्कुल ठीक नहीं बनाया है। मगर एलिजाबेथ कोई भी उनसे ज़्यादा पागल नहीं है जो ये बात समझ सकते हैं पर समझना नहीं चाहते।